हेलो गाइस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिल्टरिंग द योजना सीरीज में मे एडिशन ऑफ योजना मैगजीन। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये जो एडिशन है योजना का, ये डील करता है फेडरलिज्म से, फेडरल स्ट्रक्चर से। अब उन लोगों के लिए जिनको थोड़ा आइडिया नहीं है कि फेडरल का क्या सिग्निफिकेंस है इस सेंस में, तो जैसे फेडरेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट बॉडीज। तो उस तरीके से ही एक पॉलिटिकल सेंस में, एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस में अगर हम बात करें, तो अलग अलग जो हमारे गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स, गवर्नेंस यूनिट्स होते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, चाहे वो लोकल बॉडीज़ हैं या किसी भी तरीके का कोई गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, तो कैसे ये सारे स्ट्रक्चर्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं इन द परस्यूट ऑफ नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो वो सिग्निफिकेंस होता है फेडरल स्ट्रक्चर का विद रिस्पेक्ट टू अ नेशन, अ नेशंस पॉलिटी। तो अगर जैसा आप लोग देख सकते हैं कि कुछ प्रिंसिपल्स या कुछ वैल्यूज यहाँ पर मेंशन करी हुई हैं कवर पेज पे ही। तो ये जो वैल्यूज हैं, ये मॉडर्न टाइम्स में जो फेडरलिज्म का मतलब है, उन उन उनसे उनको कनोट करती है। तो जैसे कोऑपरेशन की मैं बात करता हूँ, या फिर कंपटीशन, स्टेट्स फर्स्ट अप्रोच, या डिसेंट्रलाइजेशन, सिनर्जी। तो ये सारे जो टर्म्स हम आजकल सुनते हैं फेडरलिज्म से रिलेटेड, तो ये एक रीसेंट इनोवेशन है। ये इन टर्म्स है, ये जो प्रिंसिपल्स अंडरलाई कर रहे हैं फेडरलिज्म को, ये एक रीसेंट एक फिनोमेना है। हम फेडरलिज्म तो हमें बहुत समय से चलता आ रहा है, बहुत सारी डिफरेंट पॉलिटीज़ में अलग अलग तरीके से इसको देखने को मिलता है। और इवन इन इंडिया फेडरलिज्म बात करी जाए तो अ, बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऐसे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हुए हैं जिन्होंने बताया कि भले ही कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल शब्द मेंशन नहीं है, लेकिन इंडिया इज़ अ फेडरलिज्म ऑफ सम सॉर्ट्स। चाहे वो क्वासी फेडरलिज्म है, चाहे वो विद यूनिटरी बायस है, वो आप लोग अपने हिसाब से समझ सकते हैं। तो चलिए, थोड़ा फ्लो ऑफ वीडियो मैं हर बार की तरह आप लोगों को गाइड कर देता हूँ। इसको मैं सेगमेंट कर दूंगा, आप लोग चाहें तो अपने लग्जरी पे देख सकते हैं। जिसको जो टॉपिक पसंद है वो टॉपिक देख सकता है, वो टॉपिक से वैल्यू ऐड कर सकता है अपने मटेरियल में। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दूंगा इस इशू के बारे में, क्या इसका कंटेंट है, कैसे इसका सिमुलेशन करा जाएगा यूपीएससी प्रिपरेशन में जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि नीति आयोग जो रिसेंटली 2015 में जिसकी स्थापना हुई है, तो उसने कैसे फेडरलिज्म को रीडिफाइन करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक स्टेट में किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन लाया गया है। एक केस स्टडी है कि कैसे एक स्टेट को एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस में कन्वर्ट किया गया। तो ये केस स्टडी भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसका कई जगह यूज कर सकते हैं, इसके बेस्ट प्रैक्टिसेस का। फिर डिस्कस करेंगे हम लोग द कॉन्सेप्ट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन, जो आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज है पॉलिटिकल सर्कल्स में। इस पर डिस्कशन चल रहा है, इसकी फिजिबिलिटी देखी जा रही है। तो उसको थोड़ा डाइसेक्ट करेंगे कि यार क्या इसकी हिस्ट्री रही है, और कैसे इसकी फिजिबिलिटी अगर हमको अचीव करना भी है तो कैसे हम अचीव करेंगे, क्या हमको इसके कॉस्ट पे करने पड़ेंगे इसके अचीवमेंट के लिए, ये सब देखेंगे। इसके बाद हम चलेंगे फिजिकल फेडरलिज्म पे। फेडरलिज्म तो मैंने आप लोगों को समझा दिया। फिजिकल फेडरलिज्म का सिंपल मतलब है कि जो गवर्न गवर्नमेंट फंड्स हैं, उनके डेवोल्यूशन में कैसे इन्फ्लुएंस रहता है फेडरल फेडरल स्ट्रक्चर का, कि सेंटर के पास जितने फंड्स आ रहे हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं अमंग स्टेट्स या फिर लोकल बॉडीज तक कैसे पहुंच रहे हैं। तो उसको हम देखेंगे कि कोविड-19 के टाइम में कैसे फिजिकल फेडरलिज्म में चेंजेस आए, या फिर क्या ऐसे स्टेप्स लिए गए जिसकी वजह से हम कोविड-19 को टैकल कर पाए। और फिर एंड हम करेंगे
चैलेंजेस और स्किल डेवलपमेंट। तो ये स्किल डेवलपमेंट एज अ कॉन्सेप्ट जो है, ये इतना ज़्यादा फेडरलिज्म से हम लोग नहीं रिलेट करते हैं एज कम्पेयर टू समथिंग लाइक फिजिकल फेडरलिज्म या फिर वन नेशन वन इलेक्शन। बहुत ऑब्वियस नहीं है। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे फेडरल स्ट्रक्चर का सिग्निफिकेंस रहता है एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए स्किल डेवलपमेंट की। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं अब। कंटेंट्स क्या है इस इशू में? इस मे एडिशन का ये जो इशू है, इसमें क्या फेडरल स्ट्रक्चर तो है लेकिन क्या कंटेंट्स है? तो मैंने आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया दे दिया कि नीति आयोग है इसमें, और कोविड के चेंजेस हैं, या वन नेशन वन इलेक्शन की बात है। तो ये बेसिकली डील करता है जो आजकल डिस्कशन हो रहा है, द कंटेम्प्रेरी डिस्कशन अराउंड द इशू ऑफ फेडरलिज्म, उससे ये इशू और इसके आर्टिकल्स डील करते हैं। और इसको, इसमें से कौन से आर्टिकल्स मैंने चूज करे हैं, कौन सा मैंने कंटेंट सिलेक्ट करा है, तो वो इस बिना पर है कि कैसे आपके डायरेक्टली वो मेंस के सिलेबस में ऐड हो सकता है। प्रीलिम्स में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्चुअल लेवल पे इसकी बात होती है, थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है। तो कुछ प्रिंसिपल्स आपको पता हो फेडरलिज्म के तो आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं पॉलिटी के प्रीलिम्स में। बट मेजरली इसका इंपॉर्टेंस हमको मेंस में देखने को मिलता है। तो अब बात आती है कि यूपीएससी प्रिपरेशन में कैसे असिमुलेशन होगा इसका। तो इस बार मैंने एक नई चीज़ करी है कि जो टॉपिक है उसी के साथ मैंने सिलेबस में कौन सा वो सब टॉपिक है जिसके अंदर आप उसके नोट्स को असिमुलेट कर सकते हैं, वो मेंशन कर दिया है। चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो जीएस2 या जीएस3 का कोई सब टॉपिक हो, वो मैंने वहाँ मेंशन कर दिया है। तो आप लोग डायरेक्टली इसका जो वैल्यू एडिट है, आप उसको देख करके अपने उस सब टॉपिक के नोट्स में ऐड कर सकते हैं। और अगर किसी को सहूलियत है कि उस उतना टाइम है उसके पास कि वो एडिशनल रीडिंग में जाना चाहता है इस इशू की, तो आप उसके लिए कुछ दो तीन स्पेशल आर्टिकल्स हैं जिनको मैंने कवर नहीं किया है इसमें, फॉर द सिंपल रीज़न कि वो उनका रिलेशन फेडरलिज्म से इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था और मुझे नहीं लगा कि उसका इतना सिग्निफिकेंस रहेगा। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का अलॉटमेंट कैसे होता है, उसका प्रोसीजर क्या है, उसको कवर किया गया है इस इशू में। तो जैसे अभी रिसेंट में 5G का फर्स्ट ऑक्शन हुआ था, आप लोगों को हो सकता है आइडिया हो। तो उसका क्या प्रोसीजर है, क्या डिफरेंट स्टेजेस हैं, क्या डिफरेंट वेज ऑफ ऑप्शनिंग है, और कौन सा बेस्ट सूटेड है फॉर नेचुरल रिसोर्स लाइक स्पेक्ट्रम। तो वो उसको उसके डिटेल्स के स्पेसिफिक्स को कवर किया है इस आर्टिकल ने। इसके अलावा एक और आर्टिकल है परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो इसका बहुत ज़्यादा मुझे सिग्निफिकेंस लगा नहीं विद रिस्पेक्ट टू फेडरलिज्म। हाँ, मतलब कुछ लेवल्स पे आप कह सकते हैं कि स्टेट्स का सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स और ये सारी चीज़ें, बट उससे रिलेटेड ये नहीं था आर्टिकल। ये सिंपली एक ऑथर है, उन्होंने किताब लिखी थी उनके ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट, तो उसका एक चैप्टर था, इस वजह से मैंने उसको कवर नहीं किया है। तो चलिए अब फाइनली शुरू करते हैं। नीति आयोग रीडिफाइनिंग फेडरलिज्म। तो अब इसकी सिलेबस प्लेसिंग की बात करते हैं। तो ये GS3 में आप लोग देखेंगे अगर, तो जनरल स्टडीज के पेपर 3 में जो फर्स्ट सब टॉपिक है उसी में ये फ्रेज मेंशन्ड है, इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग एंड मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। वहां पर डायरेक्टली नीति आयोग का, मतलब नीति आयोग का जो सिग्निफिकेंस है वो उसमें इनकैप्सुलेटेड है। पहले प्लानिंग कमीशन था और अब वो नीति आयोग है। 2015 में प्लानिंग कमीशन को सब्स्टिट्यूट करा था नीति आयोग ने, और उसके दो फाउंडेशनल डिफरेंस है नीति आयोग में विद रिस्पेक्ट टू प्लानिंग कमीशन। पहला है कि पहले पहल मतलब दो तरीके से सेंट्रलाइज्ड था प्रोसीजर व्हेन वी वर अंडर द टेन्योर ऑफ द प्लानिंग कमीशन। सेंट्रलाइजेशन दो तरीके से था। पहला तो हम हम स्टेट्स को एज एन अपेंडेज देखा करते थे कि स्टेट्स को फंड्स दिए जाएंगे, स्टेट्स को डायरेक्ट किया जाएगा कैसे उन फंड्स का कहाँ यूटिलाइजेशन करना है, और
उनसे आउटकम्स एक्सपेक्ट करे जाएंगे। स्टेट्स के इनपुट्स को इतनी ज़्यादा तूल नहीं दी जाती थी हाई लेवल्स ऑफ सेंट्रल पॉलिसी मेकिंग। तो एक टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करी जा रही थी, जिसको नीति आयोग ने एक पार्टिसिपेटिव अप्रोच में कन्वर्ट करने की कोशिश करी है, टीम इंडिया बनाने की कोशिश करी है। फेडरलिज्म के जो डिफरेंट यूनिट्स हैं उनको आप एक लेवल प्लेटफॉर्म में लाने की कोशिश करी। और दूसरा जो सेंट्रलाइजेशन होता था वो इस वजह से इस तरीके से होता था कि बहुत ज़्यादा सेंट्रली रेगुलेटेड थी चीज़ें। जैसा आप लोग को आइडिया है कि एलपीजी रिफॉर्म से पहले एक रेगुलेटरी रोल में थी। सरकार जो थी वो एक रेगुलेटरी रोल में थी, अब धीरे धीरे करके एक फैसिलिटेटिव रोल में शिफ्ट होती जा रही है। तो उसका एक सिग्निफिकेंस ये है कि अलग अलग सेक्टर, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर है, इंडस्ट्रीज हैं हमारी, या फिर अकेडमिया है, या फिर जो थर्ड सेक्टर है, जो हम कहते हैं कि जो एनजीओज हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको कैसे उनके सपोर्ट के साथ हम कैसे अपने पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करें। तो उसमें भी नीति आयोग के आने से एक मार्क्ड डिफरेंस आया है। तो ये दो फाउंडेशनल डिफरेंस है, सेंट्रलाइज टू अ कोलैबोरेटिव अप्रोच विद अदर सेक्टर्स एंड अ टॉप डाउन अप्रोच टू अ पार्टिसिपेटिव अप्रोच। अब बात करते हैं कि ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स या गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं नीति आयोग के। सबसे पहला है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो सिंपल इसका एक्सप्लेनेशन है, फेडरलिज्म में कैसे कोऑपरेशन बढ़ाया जाए, उसके स्ट्रैटेजी जो है वो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इसके दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि फोरम फॉर द नॉर्थ ईस्ट एंड द डेवलपमेंट ऑफ आइलैंड्स। तो जैसा आप लोगों ने देखा सुना होगा कि अभी लक्षद्वीप में चेंजेस लाए जा रहे हैं, लक्षद्वीप में कुछ डेवलपमेंट करा जा रहा है। फिर अंडमान एंड निकोबार में कुछ समय पहले बात आई थी कि यहाँ पे एक मल्टी मल्टी मॉडल हम पोर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हार्बर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब इन सब चीज़ों में सारे स्टेट्स का इन्वॉल्वमेंट क्योंकि नीति आयोग में रहता है, तो ये जो इशू बेस्ड फोरा फोरा बनाए जाते हैं उसमें स्टेट्स अलग अलग स्टेट्स का कंट्रीब्यूशन रहता है। तो इस तरीके से उनकी जनरल काउंसिल है उसके डिस्कशन में हर स्टेट का एक इन्वॉल्वमेंट रहता है, जिसकी वजह से एक कोऑपरेटिव डिसीजन लिया जाता है इन इन इश्यूज पे, और ऐसे फोरा क्रिएट करे जाते हैं फॉर फॉस्टरिंग डेवलपमेंट। इसके बाद बात करते हैं कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की। तो कंपटीशन सिंपल मतलब है कि अलग अलग जो यूनिट्स हैं फेडरल स्ट्रक्चर के, उनके उनमें आपस में कंपटीशन कैसे हम बढ़ाएं कि वो एक दूसरे को पुश करें एंड दी ओवरऑल नेशनल एजेंडा, वट एवर दैट इज, नेशनल ऑब्जेक्टिव जो है उसको फुलफिल कर पाए। तो अगर नेशनल ऑब्जेक्टिव मान लीजिए है कि हेल्थ आउटकम्स इंप्रूव करने, तो उसमें परफॉर्मेंस इन हेल्थ इंडेक्स जो क्रिएट करा है नीति आयोग ने, वो डिफरेंट स्टेट्स को कंपेयर करता है एक दूसरे के साथ और उनको इंसेंटिवाइज करता है टू परफॉर्म बेटर। चाहे वो गवर्नेंस की बात है, चाहे वो प्राइमरी हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने की बात है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करने की बात है, उन सब को वेटेज दिया जाता है और उनको मार्क करा जाता है फॉर दिस पर्टिकुलर इंडेक्स। फिर सेकी होता है स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, उसमें लर्निंग आउटकम्स को कैसे इम्प्रूव करा जाए। फिर कॉम्प्रिहेंसिव वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स CWMI, तो वाटर गवर्नेंस के ऊपर है ये। फिर आता है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो ये यूनिक है इस सेंस में कि जैसे बाकी बाकी इंडिकेटर्स में तो हम देख रहे हैं कि का स्टेट्स को एक दूसरे से कंपेयर करा जाता है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट्स को कंपेयर किया जाता है एक दूसरे से। जो 112 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करे गए थे इन 2018 फॉर टारगेटेड डेवलपमेंट, उनमें क्या इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट हुआ है, उन उनको उसका एक नाम है उन इंडिकेटर्स का, डेल्टा इंडिकेटर्स। उनके उस हिसाब से उनको एक दूसरे से कंपेयर करा जाता है और उनको इंसेंटिवाइज किया जाता है, उनको रिवॉर्ड करा जाता है। अब बात करते हैं थिंक टैंक सपोर्ट ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसा मैंने आप लोगों को कहा कि एक कोलैबोरेटिव गवर्नेंस की फील्ड में हम जा रहे हैं, तो हम इंडस्ट्रीज से इंटरैक्ट कर रहे हैं। अब हम इंटरैक्ट कर रहे हैं एकेडमिया से, अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस हैं, या हम फॉरेन एकेडमिक्स से बात कर रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, अभिजीत बैनर्जी से हम इनपुट्स ले रहे हैं। तो इन सब को एक रिपोजिटरी की तरह काम करता है नीति आयोग, और फाइनली वो पॉलिसी में अपने इनपुट्स प्रोवाइड करता है।
तो एक रीसेंट वाइट पेपर जो नीति आयोग का आया था, स्ट्रैटेजी एट 75, तो ये हो सकता है आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो। आप चाहें तो देख सकते हैं, इसकी काफ़ी अच्छी समरी दृष्टि आईएएस ने निकाल रखी है, आप लोग उससे यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली अपने अपने आंसर राइटिंग में। और इसके अलावा जैसे स्कीम्स हैं, स्वच्छ भारत मिशन है या आयुष्मान भारत है, तो इसमें क्या मोडालिटीज़ हैं इन स्कीम्स की, कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, कौन बेनिफिशियरीज हैं, किनको टारगेट करना है, इन सब चीज़ों में इनपुट्स देती है नीति आयोग। इसके अलावा पॉलिसी जो पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है कि रूल्स ड्राफ्ट करना या लॉज ड्राफ्ट करना है, तो उसमें भी नीति आयोग सपोर्ट करती है। अभी रिसेंटली नेशनल मेडिकल कमीशन का एक्ट पास हुआ था, तो उसमें भी नीति आयोग के इनपुट्स हैं। उसके अलावा नेशनल कमीशन ऑन इंडियन स्कूल ऑफ मेडिसिन, उसमें भी इनपुट्स प्रोवाइड कर रहे हैं कि कैसे इंडियन स्कूल ऑफ मेडिसिन जो हैं आयुष, उनको उनको किस तरीके से रेगुलेट करा जाए और फैसिलिटेट करा जाए। अब एक और जो की ऑब्जेक्टिव है नीति आयोग का, वो है मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन। अब स्कीम्स तो हमने चला दी, क्या अब स्कीम्स तो पिछले 70 साल से चलती आ रही हैं, लेकिन उसका कॉमेंसरेटली हमको उतना उसका आउटपुट नहीं दिख रहा। तो एक आउटकम, मतलब बात थी एक आउटपुट की, आउटपुट होता है एक क्वांटिटेटिव चीज़, अब हम बात कर रहे हैं आउटकम्स की। तो आउटकम्स इंप्रूव करने के लिए मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएटिंग देम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए नीति आयोग ने एक डेडिकेटेड ऑफिस क्रिएट करा है जिसका नाम है मतलब जिसका एक्रोनिम है डीएमईओ, और उसका नाम है डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस। तो ये एक सब्सिडरी यूनिट है नीति आयोग की। इसके बेसिकली 3 टास्क हैं। पहला तो है कि मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ द स्कीम्स दैट आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड। दूसरा है कि जो स्टेट लेवल पे हम जो डेटा असिमुलेट कर रहे हैं, डेटा हम ले रहे हैं, डेटा बेस बना रहे हैं, उसमें उनकी कैपेसिटी कैसे बिल्ड करी जाए स्टेट एजेंसीज की, so that the quality of data can be improved and the data is provided in a disaggregated manner, कि अलग अलग सब अलग अलग थीम्स में डेटा असॉर्टेड है, जिसके हिसाब से हम लोग डायरेक्टली उस डेटा को यूज़ करके पॉलिसीज फॉर्मुलेट कर सकते हैं। और जो थर्ड टास्क है वो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को आउटकम बजटिंग में सपोर्ट करना। जैसा आप लोगों को आइडिया होगा, 2018 में आउटकम बजटिंग इनिशिएट करी गई है, जो इस बिना पर अगले साल की स्कीम्स को फंड्स अलॉट करती है कि उनके आउटकम्स क्या देखने को मिल रहे हैं इन द प्रीवियस ईयर्स। उस तरीके से फाइनेंस मिनिस्ट्री अलग अलग डिपार्टमेंट्स या मिनिस्ट्रीज को फंड्स अलॉट करती है, उसमें भी डीएमईओ का सपोर्ट है। इसके बाद अब बात करते हैं इनोवेशन को नर्चर करने की। तो हमने ये तो देख लिया कि ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब क्या ये सारी चीज़ें हो गई, अब हम देखते हैं कि इनोवेशन को कैसे प्रमोट करता है तो नीति आयोग। उसके लिए अटल इनोवेशन मिशन एक भी चलाया जा रहा है। उसका ऑब्जेक्टिव है टू क्रिएट एन इकोसिस्टम ऑफ इनोवेशन। इनोवेशन एक ऐसा तो कुछ है नहीं कि एक फ्रूगल इनोवेशन जैसा आजकल जुगाड़ बहुत, मतलब आजकल के हमेशा से ही इंडिया में जुगाड़ का जो पड़ रहा है वो काफ़ी भारी रहा है, जो फ्रूगल इनोवेशन हम लोग कहते हैं। लेकिन उसको किस तरीके से ऑपरेशनलाइज करा जाए एट अ लार्जर स्केल, एट अ मोनेटाइजेबल स्केल, उसके लिए अटल इनोवेशन मिशन जो है वो एक पूरा इकोसिस्टम क्रिएट कर रहा है। चाहे वो स्कूल लेवल पे बात हो तो उस पर अटल टिंकरिंग लैब्स बनाई जा रही हैं, जिसकी वजह से जो इनोवेटिव माइंड्स हैं बच्चों के, उनको इम्प्रूव करा जाए और उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए टू डेवलप। उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर इंडस्ट्रीज़ हैं, तो उसमें इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं कि जो इनोवेटिव आइडियाज़ आ रहे हैं या स्टार्टअप आइडियाज़ आ रहे हैं, उनको एक तरीके का प्रोटेक्शन मिले, एक तरीके का लिंकेज मिले विद द इंडस्ट्री, और सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स की तरफ वो मॉडल्ड हों उनके इनोवेशंस। तो इस तरीके के वर्टिकल्स हैं अटल इनोवेशन मिशन के अंडर, जो कि नीति आयोग चला रही है। तो इन समरी हम ये कह सकते हैं कि द इंटेलेक्चुअल ब्रेड्थ एंड डेप्थ ऑफ नीति आयोग इज पुशिंग इंडिया टुवर्ड्स द गोल्स ऑफ रैपिड, क्लीन एंड सस्टेन्ड ग्रोथ। तो क्लीन ग्रोथ का एक एग्जांपल मैं देना भूल गया आप लोगों को, वो है कि अभी नीति आयोग
रिसेंटली एक प्लान वो एग्जीक्यूट कर रही है जिसका नाम है प्लान फॉर डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट। तो कार्बन फुटप्रिंट को किस तरीके से हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कम कर सकें उसके लिए उसका ये प्लान है। तो इस तरीके से इन 3 ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रही है नीति आयोग। तो आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं एक अपने कंक्लूजन में अगर आप चाहें तो। फिर अब बात करते हैं केस स्टडी की। तो वो जो स्टेट था जिसके बारे में मैं कह रहा था आप लोगों से, वो है द स्टेट ऑफ गुजरात। गुजरात हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड इटसेल्फ इनटू अ मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस। और गुजरात मॉडल की लोग आजकल बहुत बात करते हैं। तो उस वक्त हम देखेंगे कि क्या पॉलिसीज़ ऐसी रही हैं जिन्होंने गुजरात को इस सक्सेसफुल पाथ, इस सक्सेसफुल ट्रेजेक्टरी में सपोर्ट किया था। सबसे पहले सिलेबस प्लेसिंग की बात करते हैं। सिंपल, या तो आप लोग ऐसे में डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप एनेक्डोट लिख रहे हैं या फिर किसी तरीके से कोई ऐसा ऐसे आता है जिसमें आप लोगों को ये डिटेल करना है कि क्या हम एक स्टेट्स में चेंजेस लाएं, कि क्या कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं एक स्टेट के मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटीज़ को, कौन कौन से डिफरेंट वर्टिकल्स हैं। या फिर एक हो सकता है GS3 में आप आपसे वो पूछा जाए कि इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस आप, मतलब क्या आप रिकमेंड करिए, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, या फिर फाइनेंस में क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, लॉजिस्टिक्स के डेवलपमेंट या उनके प्राइस को कम करने के लिए क्या करना चाहिए। तो आप उसके इसके बेस्ट प्रैक्टिसेस एज अ कंक्लूजन आप दे सकते हैं। तो अब बात करते हैं गुजरात मॉडल की। अब गुजरात मॉडल तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रखा है आजकल, पिछले 7 साल से गुजरात मॉडल की बहुत हम वो बात सुन रहे हैं। तो क्या इसके इंडिकेटर्स हैं क्यों गुजरात के मॉडल को परस्यू करा जाए? तो उसका फर्स्टली तो वो मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस। गुजरात जैसी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया की किसी और स्टेट में नहीं है। अगर हम बात करें ऑयल रिफाइनरीज की, अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की, बात करें कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की, हम बात करें पोर्ट्स एंड शिपिंग की, इनफैक्ट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शिप रेकिंग यार्ड एट आलंग इट इज ऑल्सो इन गुजरात। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक पावर हाउस तो है ही गुजरात की मैन्युफैक्चरिंग, मतलब गुजरात इज अ मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस में कोई दो राय नहीं। इसके अलावा FDI की बात करते हैं। अब पैसा चाहिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए, डोमेस्टिक भी आ सकता है, इंटरनेशनल भी आ सकता है। और दोनों में ही इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में गुजरात टॉप्स द लिस्ट। सारे स्टेट से सबसे ज़्यादा गुजरात में ही इन्वेस्टमेंट आता है हर साल। इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो गुजरात हैज़ द लोएस्ट अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द एंटायर कंट्री। तो अर्बन एरियाज में सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट आपको कहीं देखने को मिलेगा तो वो गुजरात में है। इसके अलावा 100 ऑफ द फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैव देयर बेसिस इनसाइड गुजरात। जो 500 सबसे बड़ी कंपनी समझी जाती है बेस्ड ऑन देयर एम कैप और वट एवर इंडिकेटर दे यूज, उसमें से 100 कंपनीज ने गुजरात में अपने बेसिस सेटअप कर रखे हैं। तो ये दिखाता है कि इंडस्ट्रीज किस तरीके से व्यू करती हैं गुजरात को। तो अब आप देख सकते हैं कि गुजरात एज अ मॉडल स्टेट हम एम कर सकते हैं फॉर इम्प्रूविंग आवर मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसीज। तो अब बात करते हैं कि कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं जो कि हमको लगानी चाहिए कि हम गुजरात के मॉडल को एमुलेट कर पाए। तो सबसे पहले बात आती है मैन्युफैक्चरिंग की। तो मैन्युफैक्चरिंग की पॉलिसीज में गुजरात का एक जो यूनिक आइडियोलॉजी रही है वो ये रही है कि हमको सप्लाई चेन्स लोकलाइज करने हैं। कोई इंडस्ट्री आकर के यहाँ पर अपना सेटअप कर रही है, मान लीजिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आकर के यहाँ पर अपने आप सेटअप कर, उसके पास दो ऑप्शन है। वो स्टील या तो इम्पोर्ट कर सकता है या फिर वो स्टील मंगवा सकता है कहाँ से, जमशेदपुर से। अब देखिए कि बात यह है कि दोनों ही सिचुएशन में ऐसा है कि एक तरीके से अब अब मान लीजिए जमशेदपुर में एक कोई किसी तरीके का मिसहैप हो जाता है या वहाँ पे बाढ़ आ जाती है, कोई रिवर है वहाँ पर जो कि फ्लड कर जाती है। तो अब वो सप्लाई चेन हो गई डिसरप्ट, रेजिलियंस खत्म हो गया सप्लाई चेन का, मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं पाई। तो जो आगे उनको एक्सपोर्ट करना था वो एक्सपोर्ट हो नहीं पाया, एक्सपोर्टर्स ने अपना कहीं और से इंपोर्ट कर लिया, मान लीजिए डेट्रॉइट से इंपोर्ट कर ली ऑटोमोबाइल्स, तो अब नुकसान हो गया। वहीं पे
अगर हम लोग ऐसी सप्लाई चेन एस्टैब्लिश कर पाएँ जो रेजिलिएंट है, चाहे वो हम इंपोर्ट कर ले रहे हैं कहीं आसपास से, जैसे बैंगलोर या फिर मतलब कर्नाटक में या गुजरात, इनफैक्ट महाराष्ट्र में भी स्टील प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, हम वहीं से अगर हम वो इम्पोर्ट कर लें तो हमारे लिए वो मतलब उन इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत आसान रहेगा और वो रेजिलिएंट रहेंगी उनकी सप्लाई चेन्स की, एक जगह से नहीं तो दूसरी जगह से सस्ते में मैंने स्टील इंपोर्ट कर लिया और अब मेरा जो प्रोडक्शन है वो कंटिन्यू हो सकता है। तो इस चीज़ पे फोकस कर रहा है गुजरात की मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। उसके बाद हम बात करते हैं सूरत की। तो सूरत तो डायमंड के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, डायमंड की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और डायमंड के डायमंड को एज अ जितना ज़्यादा आप उसको शाइन दे सकते हैं, उसकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो उसके लिए एक ड्रीम सिटी नाम की बनाई गई है, एक तरीके से एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन सा बनाया गया है ओनली स्पेसिफिकली फॉर डायमंड्स ओनली इन सूरत। इसके बाद बात करते हैं हम एग्लोमरेशन इफेक्ट की। तो एग्लोमरेशन इफेक्ट जो है वो गुजरात की मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी का अगेन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एग्लोमरेशन इफेक्ट का क्या मतलब है? तो वो सिंपली ये है कि अगर एक इंडस्ट्री आकर के एक रीजन में अपना बेस सेटअप कर रही है, तो उस इंडस्ट्री की जो दूसरी जो डिफरेंट, मतलब एक इंडस्ट्री नहीं, एक इंडस्ट्री का एक ब्रांड आकर के एक रीजन में अपना बेस सेटअप कर रहा है, तो उस इंडस्ट्री के जो दूसरे डिफरेंट ब्रांड्स हैं वो आकर के भी अपना सेटअप उसी एरिया में करेंगे। और उसका सिंपल फंडा ये है कि जो वैल्यू चेन इस्टेब्लिश हो चुकी है एक, मतलब फर्स्ट ब्रांड के आने की वजह से, उसको बाकी सारे ब्रांड्स भी अब आसानी से यूटिलाइज कर पाएंगे। फॉर एन एग्जांपल, अगर हम दिल्ली या नोएडा की बात करें तो वहाँ पर आप लोगों को आइडिया होगा कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का कंसंट्रेशन है। वहाँ पे सैमसंग के ही इतने सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं, और अभी रिसेंट में साउथ कोरिया ने भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करा है इन रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो रिसर्च एंड मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो अब वहाँ बात आती है कि वहीं पर क्यों? तो उसका सिंपल रीज़न ये है कि पहले से ही वैल्यू चेन इस्टेब्लिश्ड है कि कहाँ से हमारे चिप्स आएंगी, क्या हमारा ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है वहाँ पर, या फिर हमारे फ्रेट के कनेक्शंस क्या सही हैं कि हमको अगर अपना ट्रांसपोर्ट करना है हार्डवेयर तो वो वेल इस्टेब्लिश्ड पाथवेज बनाए जा चुके हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से एग्लोमरेशन हो पाता था, एग्लोमरेशन इफेक्ट होता है जिसकी वजह से एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो जाती है सारी इंडस्ट्री। विद रिस्पेक्ट टू गुजरात, ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में देखने को हमको मिला था कि सबसे पहले टाटा मोटर्स ने आकर के अपना शॉप सेटअप किया, और उसके देखा देखी सुजुकी, फोर्ड इंडिया, होंडा इंडिया, इन्होंने भी अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यहाँ पर आकर अपने सेटअप किए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसीज़ के इंडिकेटर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसीज़ के पॉइंटर्स हैं ऑफ गुजरात। इसके बाद अब हम बात करेंगे फाइनेंस की। तो फाइनेंस के लिए गुजरात ने अपना एक गिफ्ट सिटी सेटअप किया है, गुजरात इंटरनेशनल फिनटेक सिटी। तो इस यहाँ पर किसी भी बोरोअर को या किसी भी इंडस्ट्री को अगर फंड्स चाहिए तो इंटरनेशनली वो कहीं से भी इसको बहुत इजीली विद द हेल्प ऑफ फिनटेक अवेल कर सकता है थ्रू द गुजरात गिफ्ट सिटी। और इसके साथ ही एक ढोलेरा एक रीजन है, सिटी है वहाँ पर गुजरात में, तो वहाँ पर एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन सेटअप करा जा रहा है फॉर पूलिंग इन द फंड्स। और ढोलेरा की अब बात करते हैं तो ढोलेरा इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट रीजन, और आगे फ्यूचर में इट इज़ बीइंग टारगेटेड एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब विद इन गुजरात। तो इस वजह से भी को फंड्स का आना यहाँ पर जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम है। अब हम बात करते हैं कि यार स्किल स्किल डेवलपमेंट की। तो अब मैन्युफैक्चरिंग तो चलो ठीक है हमने बना दी, मैन्युफैक्चरिंग हमने इंडस्ट्री सेटअप कर दी, लेकिन हाईली स्किल्ड वर्कर्स भी तो चाहिए हमको। उसके लिए स्किल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या स्ट्रैटेजी रही है गुजरात की? उसमें इन्होंने यूज़ करा है समथिंग कॉल्ड एंकर इंस्टीट्यूट्स। एंकर इंस्टीट्यूट्स क्या है? सिंपली उनका फंडा ये है कि उनकी पेडागोजी जो है इन इंस्टीट्यूट्स की, जो उनका करिकुला है, दैट इज दैट हैज़ टू डिफाइनिंग फीचर्स। पहला है
कि इंडस्ट्री रिस्पॉन्सिव करिकुलम है वहाँ पर, कि इंडस्ट्री में जो डिमांड है उस तरीके का ही हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। किसी भी तरीके की रिडंडेंसी नहीं है। कोई ऐसा स्केल है जो बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है, हम उसको नहीं प्रमोट करेंगे। जो रीसेंट हॉट स्किल्स हैं उनको प्रमोट करा जाएगा, उनमें ट्रेन करा जाएगा लोग। और जो दूसरा फाउंडेशनल पॉइंटर है इन हैकर इंस्टीट्यूट्स का, वो ये है कि सिर्फ नीड बेस्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई एक स्किल्ड, मतलब एक इनफॉर्मली स्किल्ड आदमी आ रहा है तो ऐसा नहीं कि उसको हम फॉर्मली फिर से हम लेवल 0 से स्किल करेंगे पूरा, नहीं। हम उसके प्रायर स्किल्स को रिकॉग्नाइज करेंगे, विल प्रोवाइड हिम विद द सर्टिफिकेट फॉर दो स्किल्स, एंड अगर कुछ अपस्किलिंग की ज़रूरत है तो वो भी प्रोवाइड करेंगे, एंड ही विल बी एबल टू he'll be able to be he'll be able to get a job in any manufacturing unit। तो इस तरीके से इन दो ऑब्जेक्टिव्स के साथ स्किल डेवलपमेंट में अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है गुजरात का। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं। अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी सेंटर को अगर हमें किसी भी सेंटर में हमको इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो होना तो लाजमी है। तो उसके कुछ एग्जांपल्स हैं कि जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, अभी जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उसका एक सिग्निफिकेंट पार्ट जो है वो गुजरात से होकर के गुजरता है। इसके साथ जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसका भी एक सिग्निफिकेंट पार्ट गुजरात से होकर के गुजरता है। फिर अहमदाबाद ढोलेरा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। इसके साथ ही बात उसकी भी चल रही है कि अहमदाबाद बॉम्बे की बुलेट ट्रेन ही बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन वो अभी काफ़ी फ्यूचर में है तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। बट ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि या तो बन चुके हैं या फिर एक टेंजिबली विद इन साइट है। और एक और यूनिक फीचर जो है वो है रिन्यूएबल एनर्जी का। तो कच्छ में कच्छ हैज़ द लार्जेस्ट सोलर विंड हाइब्रिड पावर प्लांट इन द वर्ल्ड। तो अब एनर्जी, क्लीन एनर्जी चाहिए हमको, और क्लीन ऐसी कि वो इंटरमिटेंट ना हो, कि सोलर एनर्जी में प्रॉब्लम आती है कि हम रात में तो नहीं यूज़ कर सकते, तो उस वजह से हाइब्रिड्स बनाए जाते हैं। तो सोलर विंड हाइब्रिड पार्क्स में द लार्जेस्ट वन इज इन गुजरात, इज इन कच्छ। अब बात करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को कैसे इम्प्रूव करने की कोशिश करी है गुजरात की पॉलिसी ने। तो कंप्लायंस बर्डन हल्का करने की कोशिश करी है कि जो इंडस्ट्रीज आ रही हैं उनको उनके कॉन्ट्रैक्ट्स को हम इन्फोर्स कर पाएँ, या फिर उनको अगर नए यूनिट्स कहीं से चाहिए एंड नए यूनिट सेटअप करने हैं तो उसके लिए ज़्यादा उनको पेपर वर्क ना करना पड़े, एक्सपेंशन के लिए ज़्यादा पेपर वर्क ना करना पड़े, इंस्पेक्शंस जो हो वो एक ट्रांसपेरेंट मैनर में हो जाए। तो इन सब चीज़ों का फोकस रहा है गुजरात की पॉलिसी का। इसके साथ ही डिजिटल लैंड बैंक सिस्टम एक चीज़ होती है जिस पे फोकस करा है गुजरात ने, जो बेसिकली एक डेटाबेस होता है ऑफ रियल एस्टेट। तो जहाँ जहाँ पर भी खाली ज़मीन पड़ी होगी, खाली रियल एस्टेट पड़ा होगा, उसका एक डेटाबेस बना दिया जाता है, एंड इट बिकम्स वेरी इजी फॉर द इनकमिंग इंडस्ट्री टू फाइंड एनी लोकेशन। कहीं पे भी उसको लैंड चाहिए तो वो डेटाबेस अवेलेबल है। ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि लैंड एक्विजिशन हम उसी समय शुरू कर रहे हैं। सीधा हम लोग ने डेटाबेस में देखा जो परफेक्टली सूट कर रहा है इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट्स को, उसको जा करके अवेल कर लिया। तो बहुत एक तरीके से ये भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाता है, मतलब ईज बढ़ाता है फॉर कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज। तो ये जो DLBS है, डिजिटल लैंड बैंक सिस्टम, ये एसेंशियली जो जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है और इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, कि जो हमको जियो स्पेशल डेटा मिल रहा है फ्रॉम द सैटेलाइट्स एंड द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव, मतलब जो इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट है या फिर जो अवेलेबिलिटी है, उन दोनों को लिंक करता है डिजिटल लैंड बैंक सिस्टम। तो वो एक तरीके से एक ब्रिज है उन दोनों चीज़ों के बीच में, और इंडस्ट्रीज को काफ़ी हेल्प आउट करता है। फिर MSME सपोर्ट के लिए भी एक अच्छा इनका आइडिया है गुजरात का, कि फर्स्ट प्रोड्यूस एंड देन परमिट। मतलब आप प्रोड्यूस कर लीजिए, उसके बाद आपको परमिट्स मिल जाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप परमिट के लिए ही 5 साल वेट कर रहे हैं, उसके बाद प्रोडक्शन आपका बिल्कुल रिडंडेंट हो चुका है उन चीज़ों का। नहीं, आप आराम से प्रोड्यूस करिए एंड यू विल बी प्रोवाइड द परमिट्स आफ्टरवर्ड्स। तो ये था ओवरव्यू ऑफ द गुजरात मॉडल।
डिस्कस करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन कॉन्सेप्ट को। तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, अभी भी है और आगे भी रहेगा, क्योंकि जो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो काफ़ी एडमेंट लगती है इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और बात आती है कहाँ पे सिलेबस में ये प्लेस्ड है। तो सिंपल है कि GS2 में देर इज दी सब टॉपिक ऑफ सेलियंट फीचर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट RPA। उसमें इसका सिग्निफिकेंस है। इसके अलावा जो इसका फर्स्ट सब टॉपिक है ऑफ GS2, कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स एंड एवोल्यूशन, तो उसमें भी इसका एक सिग्निफिकेंस है, क्योंकि हम जो भी हम इवॉल्व करेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर द पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव द वे द इलेक्शंस हैव टू बी कंडक्टेड। तो अगर हमको कोई भी चेंजेस लाने देन वी विल हैव टू आल्सो मॉडिफाई देम। तो वहाँ पे भी इसको एज अ कॉन्सेप्ट हम प्लेस कर सकते हैं। अब बात आती है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या डिस्कस किया था इसके बारे में, क्या हिस्ट्री रही है वन नेशन वन इलेक्शन। देयर वाज अ डिबेट एक्चुअली में किस चीज़ के अराउंड था, कि क्या हमको जो इलेक्शन कमीशन हम बना रहे हैं अंडर आर्टिकल 324, शुड इट बी अ परमानेंट बॉडी और शुड इट बी ओनली अ टेम्पररी वन। क्योंकि पहले पहले तो क्या होता था, पहले इलेक्शंस ऐसे होते थे कि सेंटर और स्टेट के साथ में हो रहे हैं, एक जनरल इलेक्शन होता था। तो अब इनके लिए मतलब 5 साल में कोई एक इवेंट हो रहा है, तो उसके लिए परमानेंट बॉडी बनाने की क्या जरूरत है, एक मतलब क्या करेगी बाकी 4 साल बैठ करके। तो इस चीज़ पे डिस्कशन हुआ था। अब इन्होंने ऑब्जेक्टिफाई, फिर मतलब जो ऑब्जेक्टिव आर्ग्यूमेंट इन्होंने दिया वो ये था कि ज़रूरी तो नहीं है, क्योंकि हमने फीचर्स ये भी बना रखे हैं कि मतलब प्री मैच्योरली डिसॉल्व हो जाए, चाहे लोकसभा डिसॉल्व हो जाए, चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो जाए। तो उसको मद्देनजर रखते हुए फिर ये डिस्कशन में हम पहुंचे कि ठीक है, जो इलेक्शन कमीशन होगा एक परमानेंट बॉडी होगा और कभी भी उसका यूज़ हो सकता है। एंड दिस प्रूव्ड आउट टू बी अ ग्रेट व्हाट डू यू कॉल अ ग्रेट फोरथॉट। तो अब हम देखेंगे क्यों क्यों ऐसा हुआ, कि क्या क्यों ये एक अच्छा डिसीजन रहा इन दी एंड। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक डिबेटर प्रोफेसर सक्सेना करके भी थे। तो उन्होंने ये क्लियरली अपने आर्ग्यूमेंट्स में पुट फोर्थ किया कि अगर आप परमानेंट बनाते हैं तो इनिशियली तो ठीक रहेगा, क्योंकि इनिशियली फॉर अ फ्यू साइकिल्स द स्टेट एंड द सेंटर विल बी वेरी विल बी इन सिंक्रोनिज्म, द इलेक्शंस विल बी इन सिंक्रोनिज्म, और कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम टेम्प्रेरी भी बनाएंगे तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है टेम्प्रेरी इलेक्शन कमीशन होने की। लेकिन वो आगे चलते हुए वो पूरा क्रैश एंड बर्न हो जाएगा उस चीज़ का, कभी वो हो ही नहीं सकता कि उस एक टाइम पे होंगी चीज़ें। तो वो भी एक तरीके का बहुत ही स्ट्रॉन्ग उनका प्रेमोनिशन था, और वो हमको देखने को भी मिला आगे कि टिल 1970 मोर और लेस सिंक्रोनस चलता रहा। बट इन 1970 फॉर द फर्स्ट टाइम द लोकसभा वाज प्रीमैच्योरली डिसॉल्व्ड। तो उसके बाद से फिर असली प्रॉब्लम होनी शुरू हुई कि लोकसभा के हमने बहुत सारे प्री टर्म डिसोल्यूशंस देखे, और जैसे 1975 में उसको एक्सटेंशन भी मिला ड्यू टू द इमरजेंसी, देन इन 1977, देन 1980, 1990, 1991, 1970, फिर एंड ऑफ द सेंचुरी में तो हमको 3 देखने को मिल गए विद इन 3 इयर्स। तो ये इस वजह से, और इसके साथ ही लेजिस्लेटिव असेंबलीज का भी डिसोल्यूशन होना शुरू हो गया प्रीमैच्योरली। और साथ ही प्रेसिडेंट्स रूल जो कि आर्टिकल 356 में है वो भी बहुत लिबरली यूज़ करा जाने लगा। तो उस वजह से भी डिसॉल्व होते गए हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी। तो पूरी तरीके से जो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव था कि हमको साथ में चलाना है इन दोनों को, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। और एंड देयर वाज a hell lot of asynchronism in the state and central elections। और अब तो ऐसी बात हो गई है कि ऑलमोस्ट हर साल में आपको 2 इलेक्शन तो देखने को मिलते ही हैं। तो अब ये बात आती है कि अब मान लीजिए अगर हमको चेंज करना है तो हम कहाँ से प्रोसीड करेंगे। तो व्हाट इज द लीगल बैकग्राउंड ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन। तो सिंपल सी चीज़ है कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है 1951 का,
वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, ईसीआई को एम्पावर करता है कि अगर 6 महीने बाकी हैं सभा के मतलब उस असेंबली या फिर लोकसभा के एंड होने में, देन यू कैन कॉल इलेक्शंस एट एनी टाइम। मतलब विद इन 25 डेज आप इलेक्शन कर सकते हैं कॉल। तो उस उन 6 महीनों के ब्रैकेट में अगर कोई लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऐसी हैं जो कि जिनका साथ में पीरियड खत्म हो रहा है, तो उनको सेंटर के साथ, मतलब जो लोकसभा इलेक्शन है उनके साथ हम लोग पेयर कर सकते हैं। और हम देखने को भी मिलता है कि छत्तीसगढ़ और उसके साथ, नहीं छत्तीसगढ़ मतलब काफ़ी स्टेट्स के जिनके होते हैं इलेक्शंस, वो उनके साथ पेयर अप कर दिए जाते हैं, उनके साथ ही रखे जाते हैं। अब ये बात आती है कि अब हम एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन फिजिबल है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, वो इज इट वर्थ कैरिंग आउट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि फर्स्ट इसका बेनिफिट क्या है। इलेक्टोरल रिसोर्स कंजर्वेशन। तो ये एक ऑब्वियस सा एक बेनिफिट है कि अब इतनी बार हम इलेक्शंस करवाते हैं, उतनी बार हमको ऑफिसर्स चाहिए, हमको जो ऑन ग्राउंड फील्ड फंक्शनरीज हैं वो चाहिए, हमको पुलिस पर्सनल चाहिए अलर्ट में रैलीज के टाइम पे, या फिर पोलिंग बूथ्स पे हमको पुलिस पर्सनल चाहिए, या फिर पैरामिलिट्री पर्सनल चाहिए। फिर टाइम इतना स्पेंड होता है इस चीज़ में, मनी इतना स्पेंड होता है, हम सबको पे करना है, इलेक्शन कंडक्ट करवाने हैं। तो अगर इलेक्शंस 5 साल में एक बार होंगे तो ऑब्वियसली वो बहुत एक रिसोर्सेज को कंजर्व करेगा इन दी इलेक्टोरल प्रोसेस। फिर दूसरी चीज़ आती है कि पॉलिटिकल पार्टीज भी बहुत ज़्यादा स्पेंड करती हैं इन देयर कैंपेन्स। उसके रिसोर्स को कंजर्व, वो रिसोर्स भी कंजर्व हो जाएगा इफ़ दे ओनली हैव टू कैंपेन फॉर वंस, फॉर बोथ द सेंटर एंड द स्टेट। तो अब इसमें एक फ़ायदा ये भी है, एक बेनिफिट इस चीज़ का ये भी है कि it will become very easy to uh, regulate and monitor the electoral funding if it is happening only once in 5 years। उस समय हम लोग अपने पॉलिसीज को, अपने जो हमारा इलेक्शन कमीशन का ऑडिट फंक्शन है उसको हम टारगेट कर सकते हैं उस चीज़ में। तो इट वुड बिकम ईजियर एंड द इलेक्टोरल फंडिंग कैन बी मेड ट्रांसपेरेंट। एक और जो बेनिफिट है उस चीज़ का, वो एक थोड़ा एक ह्यूमनिस्टिक बेनिफिट है। वो ये है कि इलेक्शन फटीग हमको देखने को मिलता है अमंग द वोटर्स। अब हर साल में 2 बार इलेक्शन हो रहे हैं पूरे देश भर में, तो ना तो कोई देखने में इसको किसी को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा, और ना उसको जाके वोट देने में इंटरेस्ट रहेगा। तो अगर 5 साल में एक बार ऐसा इवेंट होगा तो ऑब्वियसली सब लोग ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे, और एक सेलिब्रेटरी टाइप का इवेंट होगा। तो उस तरीके से भी एक इसका एक बेनिफिट मिलता है इस चीज़ का कि फ्रीक्वेंसी कम करके उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगी उस इवेंट की। फिर एक और जो रीज़न है कि एक सिग्निफिकेंट बेनिफिट मिलेगा हमको थ्रू दी वन नेशन वन इलेक्शन कॉन्सेप्ट, वो ये है कि द पॉज इन गवर्नेंस वुड नॉट टेक प्लेस दैट मच। तो पॉज इन गवर्नेंस का क्या मतलब है? जब भी किसी भी स्टेट में इलेक्शंस होते हैं, अगर लोकसभा के इलेक्शंस हो रहे होते हैं, तो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट को लागू किया जाता है उस स्टेट। तो एंटायर जब इलेक्शंस हो रहे हैं, इन दैट एंटायर प्रोसेस जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है उस स्टेट में, दे कैन नॉट पास एनी न्यू स्कीम, दे कैन नॉट इनिशिएट एनी न्यू स्कीम्स, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उसकी वजह से लोगों का जो इलेक्टोरल चॉइस है वो इन्फ्लुएंस हो। तो दे आरंट एबल टू इम्प्लीमेंट एनी ऑफ द न्यू स्कीम्स। अब इसका एक कॉन्सिक्वेंस ये है, एक तो कॉन्सिक्वेंस ये है कि इतनी बार इलेक्शंस होते हैं तो इतनी बार पॉज इन गवर्नेंस देखने को मिलता है हमको। ये भी सही नहीं है कि यार वो अब सरकार है तो उसको पूरा अपना एटलीस्ट अपना टर्म तो मिलना चाहिए वो काम करने के लिए। तो अब ये होगा कि इसमें क्या इसका एक जो फॉल्ट है इस चीज़ का, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में हम ये स्कीम्स नहीं पास कर सकते, वो हमको रिसेंटली भी देखने को मिला इन द इंस्टेंस ऑफ केरला। केरला में अभी इमरजेंसी सिचुएशन थी, और 2020-21 में उसके इलेक्शंस भी हुए। इमरजेंसी सिचुएशन ऑब्वियसली कोविड से रिलेटेड थी, तो दे weren't able to pass some key they weren't able to initiate some key schemes with respect to the returning migrants।
तो उन लोगों उस वजह से एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। इस वजह से एक ये डिस्कशन भी एक पॉइंट है कि द पॉज इन गवर्नेंस वुड बी अ सिग्निफिकेंट बेनिफिट फॉर इफ अगर वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करा जाता है। सो नाउ लुक एट द कॉस्ट्स। क्या इसके नेगेटिव फॉलोआउट्स होंगे अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं? तो एक सिंपल रीज़न है कि सिंक्रोनाइजिंग एफर्ट्स हमको देखने पड़ेंगे कि अगर हमको सारे स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबलीज को पेयर करना है विद द सेंटर विद द लोकसभा इलेक्शंस, तो हमको बहुत सारे ऐसी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं जिनका टाइम कट शॉर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए बहुत सिग्निफिकेंट आपको एक कंसेंसस बनाना पड़ेगा कि कोई सरकार अपना टेन्योर वॉलंटरीली गिव अप कर रही है। और दूसरी चीज़ भी इसमें ये है कि हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि एक बार हमने शुरू कर दिया तो देर आर mechanisms which prevent the premature dissolution in the future as well। ऐसा थोड़ी है कि हमने एक साल इलेक्शन कर दिया और पता चला कि आधी सरकारें आधे टाइम में गिर गई। तो उस चीज़ को भी अवॉइड करने को हमको देखना पड़ेगा। उस चीज़ से भी हमको मतलब सिंक्रोनिज्म को हमको मेंटेन करने के लिए भी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। चाहे हम वो शैडो कैबिनेट से बनाए कि अगर एक सरकार लूज कर जाती है कॉन्फिडेंस इन द लोअर हाउस, तो उसको सीधा एक दूसरा कैबिनेट आकर के रिप्लेस कर दे, जो कि एक प्रोसेस है इन द यूके पार्लियामेंट। वहाँ पे हमको देखने को मिलता है शैडो कैबिनेट। तो उस तरीके की कोई चीज़ भी हमको इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी अलॉन्ग विद द वन नेशन वन इलेक्शन कॉन्सेप्ट। तो वो भी एक सिग्निफिकेंट कॉस्ट है, उसके लिए भी कंसेंसस बनाना पड़ेगा, पॉलिटिकल विल बनाना पड़ेगा। और फिर एक रिसोर्स का कॉस्ट हमको, जो एक ही रिसोर्स का कॉस्ट हमको डबल करना पड़ेगा, वो है ईवीएम्स। कि हमको वो ईवीएम्स का कॉस्ट तो डबल करना ही पड़ेगा इफ़ यू आर ट्राइंग टू हैव इलेक्शंस इन द एंटायर कंट्री एट द सेम टाइम। तो ये एक कॉस्ट है जो हमको देखना। तो अब आप इसको देख सकते हैं कि क्या इसके बेनिफिट्स कॉस्ट हैं, एंड इसके बेसिस पे यू कैन आंसर एनी क्वेश्चन ऑन वन नेशन वन इलेक्शन। अब हम बात करते हैं कि फिस्कल फेडरलिज्म किस हिसाब से कोविड-19 के टाइम में देखने को मिला, या क्या मॉडिफिकेशंस आए, या क्या ऐसी पॉलिसी डिसीजंस थे जिन्होंने फिस्कल फेडरलिज्म को प्रमोट किया। तो सिलेबस प्लेसिंग की बात करें तो GS2 GS3 दोनों में ही इसका इम्पोर्टेंस है। इन GS2 इसका द इम्पोर्टेंस ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म इज इन द सेंटर स्टेट रिलेशंस। जो इश्यूज एंड डेवोल्यूशन ऑफ फाइनेंसेस का जो सब टॉपिक है, उसमें फिस्कल फेडरलिज्म प्रेजेंट है। और साथ ही GS2 में ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का भी एक सब टॉपिक है जिसमें फाइनेंस कमीशन प्रेजेंट है। तो आप उससे भी रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ को। फिर GS3 में वही जो सब टॉपिक नीति आयोग का था, प्लानिंग एंड मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, वही उसी में ही ये फिस्कल फेडरलिज्म का भी कॉन्सेप्ट है। क्योंकि हम यहाँ पे RBI की बात करेंगे, अगर हमें फाइनेंस कमीशन की बात करेंगे, या मार्केट बोरोइंग की बात करेंगे, तो ये या कॉम्पेंसेशन सेस GST की बात करेंगे, तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि GS3 में भी फिस्कल फेडरलिज्म की नॉलेज होना इम्पोर्टेंट है। सो अब ऑब्जेक्टिव क्या था सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का एट द टाइम ऑफ कोविड-19? तो तीन मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। फर्स्टली फाइट द कंटेजियन एंड सेव लाइव्स। सेकेंडली मेंटेन द स्टैंडर्ड्स ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी। कि जो पब्लिक पब्लिक तक पहुंचानी है हमको चीज़ें, हम कुछ हम मान लीजिए PDS के थ्रू हमने गरीब कल्याण योजना के थ्रू हमने अन्न पहुंचाया लोगों की तरफ, तो वो सर्विस भी अवेलेबल होनी चाहिए, उस सर्विस के लिए भी फंड्स चाहिए। तो वो एक और ऑब्जेक्टिव था सेंटर का मेंटेन करने के लिए। और तीसरा ऑब्जेक्टिव था इन रिवाइविंग इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि हम कैसे इस टाइम पे इन्वेस्ट करें या कैसे स्ट्रक्चरल चेंजेस लाएं जिसकी वजह से हम आसानी से इन द शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म वी कैन रिवाइव इकोनॉमिक एक्टिविटी एज सून एज पॉसिबल। तो अब इनको कैसे इफेक्चुएट करा गया वो देखते हैं। सो फर्स्टली जो करा गया कि फंड्स स्टेट्स को कहाँ से मिले, उसके लिए दी बोरोइंग लिमिट्स फॉर एनहांस्ड। तो ये बोरोइंग की जो मैं बात कर रहा हूँ वो मार्केट बोरोइंग की बात है। फ्रॉम दी ओपन, मतलब जो स्टेट्स द स्टेट्स वांट टू बोरो फ्रॉम दी ओपन मार्केट, तो वहाँ से उनके लिए उसकी जो लिमिट थी, जो कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट FRBM एक्ट ने सेट करी थी एट 3% ऑफ द GSDP।
उसको एनहांस कर दिया गया। इट वॉज एनहांस टू 5% ऑफ द जीएसडीपी। जो 2% का एनहांसमेंट था उसमें 1% तो अनकंडीशनल था और 1% में कुछ ऐसी टाइट कंडीशंस थी कि अगर स्टेट्स ने उन पर्टिकुलर इंडिकेटर्स में अच्छा परफॉर्म करा है देन दे विल बी अलाउड द एक्स्ट्रा 1% ऑफ बोरोइंग। तो it was a good method to accumulate funds from the market for the states। के बाद दूसरी तरीके से जहाँ दूसरी जगह से जहाँ से बोरो करते हैं स्टेट्स, वो है आरबीआई। तो आरबीआई थ्रू द वेज एंड मीन्स एडवांसेस provides the funds to temporarily match the mismatches that have taken place in the expenditure and receipts of state and central governments। तो जो रेवेन्यू आ रहा है या जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उसके बीच में अगर किसी तरीके का डेफिसिट हो जाता है इन द शॉर्ट टर्म, तो वेज एंड मीन्स एडवांसेस के थ्रू आरबीआई उसको शोर अप करता है। तो उसकी जो लिमिट थी उसको भी एनहांस कर दिया गया फॉर द स्टेट्स। उसको 60% से इंक्रीज कर दिया गया कि आप 60% ज़्यादा यू कैन बोरो फ्रॉम द आरबीआई। द स्टेट्स, जो स्टेट्स हैं वो बोरो कर सकते हैं आरबीआई से। फिर जो तीसरी चीज़ करी गई वो ये थी कि डिजास्टर एज अ डिजास्टर नोटिफाई कर दिया गया था कोविड-19 को। सो फॉर द फर्स्ट टाइम द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वाज एक्चुअली इन एक्शन इन द एंटायर कंट्री सिंस इट वाज पास्ड इन 2006। पहली बार ऐसा हुआ कि पूरे कंट्री में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू था। अब उसके अंडर प्रेजेंट है स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। तो जब आप नोटिफाई कर दिया गया है एक्ट इन द एंटायर कंट्री, तब द स्टेट्स वर अलाउड टू टेक आउट फंड्स फ्रॉम द स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड एसडीआरएफ। और इस फंड में 75% कंट्रीब्यूशन जो होता है अमंग द जनरल स्टेट्स वो होता है सेंटर का। और जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है उसमें 90% कंट्रीब्यूशन होता है सेंटर का। तो इस तरीके से भी सेंटर ने फंड्स प्रोवाइड करे टू द स्टेट्स टू मैनेज द कोविड पैंडेमिक एंड टू रिवाइव इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द फ्यूचर। फिर इसके बाद एक कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए एक स्कीम चलाई गई, स्कीम ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ये सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि ऐसे टाइम्स में जबकि एक तरीके का क्राइसिस आ रहा है, उस टाइम पे अगर हम इन्वेस्ट करते हैं इन लॉन्गर जेस्टेशन तो हमको उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट बहुत सिग्निफिकेंट होता है इन द शॉर्ट टर्म एज वेल एज इन द लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है अगर हमने ऐसे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हमने शुरू कर दिए। और एंड इन द लॉन्ग टर्म हमको इन्वेस्टर सेंटिमेंट के बढ़ने से और जो हमने कम ऐसे टाइम में इन्वेस्ट करा जबकि लिक्विडिटी वाज इन शॉर्ट सप्लाई व्हेन वी हैव इन्वेस्टेड इट, तो हमको फ्यूचर में उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा मिलता है। उसका जो आरओआई है, द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी वेरी मच हायर। तो इस वजह से सेंटर ने चाहा कि स्टेट्स इस टाइम पर कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी इन्वेस्ट करें, जिसके लिए ये स्कीम चलाई गई थी। देन अपार्ट फ्रॉम दिस कॉम्पनसेशन सेस का इशू हमको देखने को मिला था, जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है जीएसटी का। उसमें एक क्लॉज प्रेजेंट है कि 14% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होनी चाहिए इन द रेवेन्यूज ऑफ इन दी जीएसटी रेवेन्यूज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। और उसमें अगर कुछ शॉर्टफॉल हो जाता है तो उसको कॉम्पेंसेशन सेस के थ्रू कंपनसेट करा जाएगा फ्रॉम द सेंटर। तो इनिशियली एक फ्रिक्शनल सिचुएशन हो गई थी जब सेंटर ने कहा था कि एक फोर्स मैजोर सिचुएशन हो चुकी है कि ये एक्ट ऑफ गॉड सिचुएशन है। तो बिकॉज ऑफ कोविड जो शॉर्टफॉल होगा वो पे नहीं करेगी सेंटर टू द स्टेट्स। तो इनिशियली इस वजह से स्टेट्स रिएक्टेड टू इट इन अ वेरी नेगेटिव मैनर। बट आगे चलते हुए वो उसको रिजॉल्व कर दिया गया और एक स्पेशल विंडो स्कीम चलाई गई थी फॉर द स्टेट्स, जिसमें सेंटर ने खुद बोरो किया फ्रॉम द मार्केट एंड प्रोवाइडेड द एंड शोर्ड अप द शॉर्टफॉल फॉर द स्टेट्स। और फ्यूचर में उन जो सेंटर ने बोरो कराया है उसको फ्यूचर के कॉम्पनसेशन सेस के रिसीट से रीपे कर दिया जाए। तो इस तरीके से भी स्टेट्स को फंड्स प्रोवाइड करे गए इन दिस टाइम। फिर फाइनेंस कमीशन 15 फाइनेंस कमीशन की भी रिपोर्ट आई थी अभी, और वो मैंने कवर करी है एग्जॉस्टिवली अपने एक प्रीवियस वीडियो में।
ऑन द बजट एडिशन, तो उसका आपको मैं लिंक दे दूंगा इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो, तो आप लोग उसको देख सकते हैं अगर आपको उसका कवरेज चाहिए तो। और अगर हम सम करें तो स्टेट जो सेंटर का परफॉर्मेंस रहा है वो इस फ्रेज से सम अप किया गया है इस आर्टिकल में, दैट दिस फिस्कल फेडरलिज्म वाज एग्जिबिटिंग विगर इन डिवॉल्व्ड गवर्नेंस। तो जो एक तरीके से एक प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाई थी सेंटर ने टू प्रोवाइड फंड्स टू द स्टेट्स इन ऑर्डर टू टैकल द प्रॉब्लम, तो वो एक तरीके से डिवॉल्व्ड गवर्नेंस को पुश करती है, उस आइडिया को अपना सपोर्ट प्रोवाइड करती है, डिवॉल्व गवर्नेंस को प्रमोट करती है। तो आप लोग इस फ्रेज को चाहे तो लिख सकते हैं अपने कंक्लूजन में। तो अब हम फाइनल टॉपिक पे डिस्कस करेंगे द चैलेंजेस ऑफ स्किल डेवलपमेंट। तो स्किल डेवलपमेंट वैसे तो सुनने में एक फेडरल इशू नहीं लगता है, और ज़्यादा न्यूज़ में भी नहीं रहता है कि सेंटर और स्टेट्स में स्किल डेवलपमेंट को लेकर के लड़ाई हो रही है या फिर कंपटीशन हो रहा है, कोऑपरेशन हो रहा है। But it is very important because it for a skill development policy there has to be the alignment of the national and the state and the district priorities, कि किस फील्ड में हमको स्किल इम्प्रूव करना है, वो उसमें अगर अलाइनमेंट नहीं होगा ना तीनों तीनों टीयर्स पर, then the benefits would be very minimal. So that has to be placed in the focus कि हमको हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं स्किल डेवलपमेंट के वो हर लेवल पे अलाइंड होने चाहिए। और इसके साथ ही डिमांड और सप्लाई की जो मिसमैच है, जिसकी वजह से इंडिया में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भी देखने को मिलता है या फिर बहुत ज़्यादा अंडर एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, उस चीज़ को भी बैलेंस करने के लिए एक फेडरल तरीके से स्किल डेवलपमेंट को समझना भी इम्पोर्टेंट है कि हम उसमें कैसे उसको अलग अलग स्टेट्स और अलग और सेंटर और स्टेट्स के बीच में कोलैबोरेशन करके कैसे हम स्किल डेवलपमेंट की पोटेंसी को बढ़ा सकते हैं। सिलेबस प्लेसिंग की बात करें तो GS2 GS3 दोनों में इसका प्रेजेंस है। इन GS2 अगेन बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट फेडरलिज्म, तो डेवोल्यूशन ऑफ पावर सेंटर स्टेट रिलेशन से प्रेजेंट है। और GS3 में इट इज़ रिलेटेड टू द इश्यूज with respect to employment and inclusive growth, जो फर्स्ट और सेकंड सब टॉपिक्स हैं GS3 के सिलेबस में। तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इज डिसेंट्रलाइज्ड स्किल मैनेजमेंट। सिंपल इसकी डेफिनेशन है, जैसे डिसेंट्रलाइजेशन हमारी पॉलिटी में है 3 टीयर का, सेंटर पे, स्टेट पे और लोकल लेवल पे, वैसे ही हमारा 3 टीयर जो 3 टीयर गवर्नेंस है वो हमको स्किल डेवलपमेंट में भी देखने को मिलता है। At the central level, there is the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, as well as the National Skill Development Corporation. At the state level, there are different state skilling corporations जो manage करती हैं skill development को. And at the district levels, there are the district skilling committees, the DSCs. इस तरीके का मल्टी लेवल गवर्नेंस है स्किल मैनेजमेंट। तो एक स्कीम चलाई जा रही है, रिसेंटली लॉन्च करी गई है, संकल्प स्कीम उसका नाम है, रिस्पेक्ट टू स्किल डेवलपमेंट, 2018 में लॉन्च करी गई थी। इसका फुल फॉर्म है स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। तो ये जो स्कीम है ये एसेंशियली तीनों टीयर को एक दूसरे के साथ सिनर्जाइज करती है स्किल डेवलपमेंट की फील्ड में ऑब्वियसली। तो इसमें क्या डिस्ट्रिक्ट कमिटीज़ का क्या इन्वॉल्वमेंट रहेगा, क्या स्टेट कॉर्पोरेशन का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, क्या NSDC का रोल रहेगा, उन तीनों को लिंक करती है आपस में ये संकल्प स्कीम। और इसका जो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है वो डिस्ट्रिक्ट स्किलिंग कमिटीज़ हैं, द DSCs। तो अब बात आती है कि व्हाट आर डिस्ट्रिक्ट स्किलिंग कमिटीज़, क्या है ये फंडा इनका। तो एसेंशियली दीज आर द फील्ड लेवल एजेंसी जो ग्राउंड लेवल पे काम करती हैं, जो फंक्शनरीज हैं स्किल डेवलपमेंट में, कि कौन से मतलब किस डिस्ट्रिक्ट में क्या स्किलिंग हिस्ट्री है लोगों की, क्या उनके एस्पिरेशंस हैं, उसको इनकॉर्पोरेट करती है विद विद व्हाट सॉर्ट ऑफ डिमांड ऑफ स्किल्स आर देयर इन द इंडस्ट्री एट द लोएस्ट लेवल।
उसमें DSCs परफॉर्म करती हैं, एंड दे आर यूजुअली हेडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और द SDM। वही फील्ड लेवल ऑफिसर्स होते हैं जो कि इसको हेड करते हैं और इसके थ्रू स्किल डेवलपमेंट को फॉस्टर करते हैं। अब अगर हम बात करें कि इनका फंक्शन क्या है, तो इनके इनके कुछ की ऑब्जेक्टिव्स हैं। उनके वो हैं कि जो डिमांड सप्लाई मिसमैच आता है विद रिस्पेक्ट टू स्किल्स, कि लोकल एस्पिरेशंस क्या हैं, अ, मतलब इंडस्ट्रीज क्या चाह रही हैं, किस तरीके का स्किल होना चाहिए, या फिर कोई मार्केट है प्रेजेंट तो वो किस तरीके के स्किल को रिवॉर्ड कर रहा है। इस डिमांड को सप्लाई से मैच करता है कि क्या स्किल्स अवेलेबल हैं लोगों में। तो इस मिसमैच को कम करने की कोशिश करते हैं, कोशिश करने के लिए DSCs काम करती हैं। इसके अलावा डेमोग्राफिक्स को समझना, मतलब जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का, कि कौन से पर्टिकुलर स्किल्स हैं लोगों में जो ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे ट्राइबल एरिया में हम बात कर रहे हैं, तो ट्राइबल एरिया में हमारा माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में वैल्यू एडिशन एक इम्पोर्टेंट स्किल है। तो उस तरीके से उन स्किल्स को हम कैसे होन करें, या उस तरीके से उनके लिए कैसे उनको हम मोनेटाइज करें फॉर द मार्केट्स, वो फंक्शन है डिस्ट्रिक्ट स्किलिंग कमिटीज़ का समझने का। और इसी के साथ इसी के थ्रू वो इंक्लूजन भी वो प्रमोट करती हैं कि कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है जो कि किसी एक तरीके से स्किल्ड है, बट इट हैज़ नॉट बीन एबल टू मेन स्ट्रीम दैट स्किल एंड मोनेटाइज दैट स्किल, तो उनको इंक्लूड करना इन द एंटायर इकोनॉमिक सिनेरियो, वो काम है DSCs का। फिर इसके अलावा रिसोर्स यूटिलाइजेशन का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहता है DSCs का, कि जो फंड्स आ रहे हैं अलग अलग टीयर्स से फॉर स्किल डेवलपमेंट, उनको किस तरीके से कहाँ पर ज़्यादा हम लगाएं, कहाँ पे ज़्यादा उसको इन्वॉल्व करा जाए, किन किन स्कीम्स में उसको डाला जाए, तो वो ध्यान रखती है DSCs। इसके साथ जो मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन है उन स्कीम्स का, उसका भी ध्यान रखती है DSCs, कि किस तरीके से इनका इम्प्लीमेंटेशन हो पाया है, इज इट बीइंग यूटिलाइज इन अ गुड मैनर और नॉट, या फिर उसके आउटकम्स हमको देखने को मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। फिर अब बात करते हैं कि इस स्कीम में, संकल्प स्कीम में, हमको चैलेंजेस क्या देखने को मिल रहे हैं। सो इसके कुछ जो बेसिक चैलेंजेस हैं वो ये हैं कि जो स्टेट्स हैं दे डू नॉट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्किल डेवलपमेंट। अभी भी स्टेट्स ये समझ नहीं पा रहे कि स्किल डेवलपमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ में। तो उसको उसके लिए उसकी वजह से क्या होता है कि दे डू नॉट अलाउ द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स टू टू परफॉर्म इन द कैपेसिटी एज द हेड्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट सीलिंग कमेटी। जो DSCs बनी हुई हैं उसमें अलाउ नहीं करते हैं जाने का इन लोगों को, जो DM है या SDM है। तो इस वजह से इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हो पाती है और DSCs की फंक्शनिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। और जो दूसरा चैलेंज फेस कर रही है ये पर्टिकुलर स्कीम, वो ये है कि आइसोलेटेड जो इनिशिएटिव्स हैं विद रिस्पेक्ट टू स्किल डेवलपमेंट, वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट्स और स्टेट्स अभी ये समझ रहे हैं कि अगर उनको एक चीज़, मान लीजिए कि कोई एक ऐसी एक हेरिटेज सिटी है जहाँ पर बहुत ज़्यादा आर्ट एंड कल्चर या फिर किसी तरीके का कोई मॉन्यूमेंट है, किसी भी वजह से उसको उसमें टूरिज्म पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर वो सिर्फ अपने गाइड्स का स्केल बिल्ड करने की कोशिश करेगी, कि हमारे जो गाइड्स हैं अलग अलग लोगों अलग अलग जगह पे दिखाने के, उनका क्वालिटी हम सर्टन कर लें, मतलब क्वालिटी अश्योर कर लें, या फिर क्या हमारी जो, मतलब उनकी उनकी नॉलेज बेस को हम इम्प्रूव कर पाएँ, या फिर क्या उनके पॉइंटर्स होने चाहिए, किस तरीके से वो गाइड कर रहे हैं लोगों को। अगर हम सिर्फ उस चीज़ पे फोकस करें तो उससे टूरिज्म नहीं इम्प्रूव होगा। टूरिज्म इम्प्रूव करने के लिए हमको बहुत सारी दूसरी ऐसी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए स्किल डेवलपमेंट करना है। जैसे कि उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में अच्छी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी है, रेल कनेक्टिविटी है, रोड कनेक्टिविटी है, उसको भी ध्यान में रखना है। तो उसके लिए भी स्किल्स इंप्रूव करने पड़ेंगे, जो एंसिलरी स्किल्स हैं वहाँ पर लोगों के, कि ट्रांसपोर्ट वाले स्किल्स हो जाएंगे, या फिर और किसी और तरीके के की और इंडस्ट्रीज, या फिर और फूड केटरिंग इंडस्ट्री है, उसमें भी स्किल इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। तो बहुत सारे ऐसे
स्किल्स हैं जिनको साइमल्टेनियसली इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो क्योंकि फेडरलिज्म को फोकस में नहीं रख रहे हैं स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू स्किल मैनेजमेंट, इस वजह से जो इन उनके जो इनिशिएटिव्स हैं भी वो उनका आउटकम्स इतना सिग्निफिकेंट नहीं देखने को। तो ये दो चैलेंजेस हैं मेनली संकल्प स्कीम जो फेस करिए। पहला कि स्टेट्स डू नॉट रियलाइज द इम्पोर्टेंस, एंड दूसरा कि आइसोलेशन में नो इनिशिएटिव इज गोइंग टू वर्क। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज द रोड मैप, या ये तो हमने चैलेंजेस देख लिए, तो अब रोड मैप क्या है, कैसे आगे बढ़ेगा, क्या हमको चेंजेस लाने हैं। तो इसमें एक जो फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव है वो है कि एक्सपर्टीज फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम द हायर लेवल्स ऑफ गवर्नेंस, एंड एविडेंस फ्रॉम बॉटम। तो एक्सपर्टीज आएगी फ्रॉम द सेंट्रल लेवल जो एनएसडीसी है या फिर जो एमएसडीई है, एंड एविडेंस आएगा फ्रॉम द बॉटम। एविडेंस बेसिकली मतलब है कि जो ग्राउंड लेवल डेटा है, क्या क्या नेसेसिटी है, क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, क्या डेमोग्राफी है, और ये प्रोवाइड करेगी डिस्ट्रिक्ट स्किलिंग कमिटीज एंड स्टेट स्किल कॉर्पोरेशन। तो एक जो फर्स्ट जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें वो है कस्टमाइज स्किल बिल्डिंग की। अब एक एग्जांपल के तौर पे आप देखिए कि सफाई कर्मचारी जो होते हैं वो यूजुअली एक मतलब कास्ट सिस्टम से कन्वर्टेड है काफ़ी ज़्यादा, कि जो लोअर तबके के लोग हैं और वही सफाई कर्मचारी जा करके बनते हैं। क्योंकि जो उनका काम है वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से मीनियल है, एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मतलब एक प्योरिटी पॉल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है उस चीज़ में, कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा गंदा करना पड़ता है, और बहुत हार्ड वर्क है वो। इस वजह से एक कास्ट एंगल आ जाता है उस चीज़ में। तो वहीं पे अगर हम उस इस पर्टिकुलर टास्क को मतलब इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के जो सफाई कर्मचारी हैं उन लोगों के स्किल्स अगर हम बिल्ड कर पाए किसी तरीके से, जो वो काम कर रहे हैं वो अगर वो हम मैकेनाइज कर पाए, जिस वजह से उनको खुद गंदा ना होना पड़े, एंड दे आर एबल टू ऑपरेट द मशीन्स दैट आर गोइंग टू क्लीन द सीवर्स। तो फिर ये क्या होगा कि ये जो इनको ट्रेनिंग मिलेगी दैट बिकम्स मोनेटाइजेबल। जो डिफरेंट लोकल बॉडीज होंगी या फिर जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं या रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ हैं, फिर वो इन लोगों से टाइप करेंगे डायरेक्टली कि आप आकर के प्लीज़ हमारा ये साफ़ कर दीजिए। तो उन लोग तो और फिर वो दे कैन कमांड बेटर प्राइसेस बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग अ बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विस टू द पीपल। इस तरीके से एक अपवर्ड मोबिलिटी देखने को मिलेगी फिर लोगों में। तो ये तो एक एग्जांपल हो गया सफाई कर्मचारी का। ऐसे अलग अलग कास्ट से अलग अलग कम्युनिटीज़ की अलग अलग स्किल्स होती हैं जिनको उन पर्टिकुलर स्किल्स को टारगेट करके हम अगर स्किल डेवलपमेंट करें तो हमको ज़्यादा बेटर आउटकम्स देखने को मिलेंगे। फिर दूसरा रोड मैप बहुत सिंपल सा है कि लिंकेजेस, जैसा मैंने टूरिज्म का एग्जांपल दिया था उस तरीके से लिंकेजेस आपको समझना इंपॉर्टेंट है इन स्किल डेवलपमेंट। फिर लोकल एस्पिरेशंस एंड स्किलिंग हिस्ट्री समझना ज़रूरी है इस चीज़ में, कि क्या ऐसे स्किलिंग मतलब किस तरीके से हम स्किल करें लोगों को, कहाँ का लोकेशन के बेसिस पे, जिस वजह से उनको एक बेटर आउटकम उनके लिए एक बेटर पाथवे टू इकोनॉमिक सक्सेस हो। इसके साथ अब एक चीज़ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है इंटरनल रिसोर्स जनरेशन एंड टाई अप्स की। तो इंटरनली जो रिसोर्स हम अगर जो हमारी डिस्ट्रिक्ट स्किलिंग कमिटीज़ हैं, इफ़ दे आर एबल टू जनरेट द रिसोर्सेज ऑन देयर ओन, तब उनकी वायबिलिटी एक तरीके से अचीव हो जाएगी। और इसको देख करके इट वुड बिकम एन इंसेंटिव फॉर द यूथ टू पार्टिसिपेट इन दीज इन द इनिशिएटिव्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट स्किलिंग कमिटीज। तो अगर हम किसी तरीके से उनको एक तरीके से मोनेटाइजेबल बना पाए डीएससीज को, तो वो एक अच्छा एक प्रोग्रेसिव स्टेप रहेगा। इसके साथ ही हम टाई अप्स भी क्रिएट कर सकते हैं विद लोकल इंडस्ट्रीज, कि जो हमारा जो मान लीजिए लखनऊ की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर जरदोज़ी या चिकनकारी का वर्क बहुत ज़्यादा फेमस है। तो अगर हम डिस्ट्रिक्ट स्किलिंग कमिटीज़ को लोकल इंडस्ट्री से टाइप कर देते, जो जरदोज़ी की इंडस्ट्री है या फिर जो हमारी चिकन क्लॉथ प्रोड्यूसिंग जो यूनिट्स हैं उनसे अगर हम टाई अप कर दें, तब इसके बेनिफिट्स अपने आप काफ़ी ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाएंगे।
थैंक यू फॉर स्टिकिंग अराउंड। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए अगर आपको कुछ फीडबैक चाहिए, जो मैं इनकॉर्पोरेट कर पाऊँ। फीडबैक आपको देना है, जो अगर मेरी किसी भी डिलीवरी में या किसी भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम लगती है तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट। मैं हर वीक नए वीडियोस अपलोड करता हूँ एंड आप लोग नोटिफाई होते रहेंगे इफ़ यू सब्सक्राइब टू द कंटेंट, सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।